हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अभी हम लोग जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपनी जो फिफ्थ यूनिट है उसमें से एक चैप्टर आएगा, इसमें इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सारे बहुत सरल चैप्टर है हालांकि ये, बट सरल है, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या है। नेचर के सेंस में, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति के परिवेश में जो इकोसिस्टम शब्द है उसका उपयोग एजी टेंसले, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये शब्द दिया था इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। और बायोलॉजी की वह ब्रांच, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको इकोलॉजी कहते हैं, मतलब उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोसिस्टम की सबसे सरल डेफिनेशन, सरल तो नहीं है पर उसके एक एक वर्ड को अगर आप समझ जाओगे तो आपको सरल लगेगी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, क्योंकि जब तक जिस चैप्टर के बारे में हम समझ रहे हैं उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसका मीनिंग हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम लोग वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट। तो इसमें इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम पर्यावरण की एक गतिशील इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक घटकों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसी गतिशील इकाई को इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब इकोसिस्टम इज अ डायनामिक यूनिट ऑफ environment where interaction between abiotic and biotic components takes place. Recycling of substances or matter occur and energy flow takes place. This is called ecosystem. अब इकोसिस्टम जो रहते हैं दो टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। एक होते हैं नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और एक होते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, वे फिर दो टाइप के होते हैं। एक होता है जली और एक होता है स्थली, मतलब एक होता है एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। जो जली होता है उस जली में फिर तीन टाइप के हैं, स्वच्छ जली, समुद्र जली और ज्वार नदमुखी, मतलब फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और यूस्चेराइन। फ्रेश वाटर फिर दो टाइप के होते हैं, स्थिर जली और प्रवाहमान जली, मतलब स्टैंडिंग वाटर वाले और पर्टेनिंग वाटर वाले। स्थिर जली में आ जाएगा आपका तालाब और झील, मतलब पॉन्ड और लेक। और फ्लोइंग या पर्टेनिंग वाटर जो रहता है, मतलब जो पानी बहता रहता है, उसमें आ जाएगी आपकी रिवर और स्प्रिंग। समुद्र में मतलब मेराइन इकोसिस्टम में भी दो टाइप है, सागर और महासागर, सी और ओशन। और वो यूस्चेराइन जो एक थोड़ी सी 12th लेवल पे ये टर्मिनोलॉजी बच्चों को टफ लगती है, इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। मतलब द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर एंड सी, मतलब समुद्र
और नदी का जो मुहाना रहता है, जहां पर नदी समुद्र में जाकर मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग ज्वारनदमुखी या यूस्चेराइन कहते हैं। ये हो गए आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इनकी नेचुरल स्टडी को मतलब इकोलॉजी के अंदर भी ब्रांचेस हैं, इनकी स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है, अपने आप में एक सेपरेट साइंस है। फिर उसके बाद आपका स्थली, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में फिर 3 टाइप के, घास का मैदान, वन और मरुस्थल, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और आपका डिजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये हो गया आपके नेचुरल। फिर होते मेन मेड, जिसको मनुष्य ने बनाया, मतलब हमने अपना दिमाग लगाकर उसको, उसके सारे फैक्टर को हम लोग रेगुलेट करते समवेयर। उसमें आ जाते हैं आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब जो खेत रहता है, तो खेत में फसल किसने उगाई? हमने उगाई। उसमें फर्टिलाइजर कौन ऐड करेगा? हम करेंगे। उसमें इरिगेशन कौन करेगा? हम करेंगे। और उसके बाद आता है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब एक कांच का एक पोर्ट होता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है कृत्रिम रूप से, उन मछलियों को जो एक्वेरियम फिशेस रहती है। उसके बाद होता है एक स्पेस इकोसिस्टम। मनुष्य जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पे भी वो जीवन जैसी परिस्थितियां डेवलप करता है। ऑक्सीजन के लिए वहां पे एल्गी ग्रो करके ले जाते हैं, है ना। इस टाइप से वो भी एक मेन मेड इकोसिस्टम। तो ये मानव निर्मित हो गए आपके 3, खेत, कृषि खेत मतलब एग्रो इकोसिस्टम, एक्वेरियम और स्पेस इकोसिस्टम। ये 3 हो गए मेन मेड। तो ये आपका इकोसिस्टम के प्रकार हो गए। तो 2 टाइप के इकोसिस्टम हो गए। एक तो हो गया आपका प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और एक मानव निर्मित मतलब नेचुरल और मैन मेड। अब पारिस्थितिक तंत्र कोई सा भी हो, भले वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, सभी पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक होता अजैविक घटक और एक होता जैविक घटक, मतलब एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ठीक है ना, या इनको एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर अनेक बार पूछा गया। क्वेश्चन ऐसा आता है, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब वो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पूछ ले तो मैं आपको इस टाइप से समझाऊंगा कि आप कोई से भी इकोसिस्टम के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर लिख दोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान के चलो एक घास का मैदान है, घास के मैदान का इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में, इससे आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा और ये अपने में होना चाहिए। हर एक इकोसिस्टम का एक फैक्टर रेगुलेटिंग फैक्टर होता है, मतलब वो उस इकोसिस्टम के पैटर्न को डिटरमाइन करता है। ऐसे रटना तो हो गया ये कि हमने याद कर लिया अजैविक और जैविक, पर अपने को भेद मतलब एनालिसिस करना भी याद होना चाहिए कि यदि हम नदी के किनारे खड़े हैं, ठीक है ना, तो नदी के किनारे खड़े हैं तो नदी जो रिवर है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। उसमें कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर होंगे और कौन कौन से बायोटिक होंगे, है ना। और अगर आप घास के मैदान में खड़े हो तो आपको वहां पता होना चाहिए कि वहां पे एबायोटिक कौन से और बायोटिक कौन से। अब चलो अपन नदी की बात करते हैं। सपोज करो आप जटाशंकर के पास में नदी के किनारे पे खड़े हैं, वहां आप वो इकोसिस्टम देख रहे हो।
वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर कि वहां एबायोटिक फैक्टर या अजैविक घटक कौन कौन से होंगे। तो चूंकि पानी है, वो पानी वाला इकोसिस्टम है, तो उसमें सबसे मेजर एबायोटिक फैक्टर होगा वाटर। अब आप इमेजिन करो, अगर नदी में पानी ही नहीं होगा तो नदी काहे की, तो मतलब उसका मेन फैक्टर क्या हो गया, वाटर। बाकी और भी चलेंगे रेगुलेटरी में, ऐसा नहीं कि केवल पानी ही। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर में वाटर के अलावा वहां पे हो जाएगी आपकी गैसें, रेस्पिरेटरी गैसेस जो उस पानी में घुली हुई है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा पानी में बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व हुए हैं, खनिज लवण, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, सल्फर। फिर उसके बाद आ जाएगा उसमें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा। फिर उसके आ जाएगा उसमें वाटर का पीएच। अगर उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड हो गई तो पानी का पीएच क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ये सारे फैक्टर कौन से हो गए वहां पे, एबायोटिक। कौन कौन से हो जाएंगे, वाटर मतलब जल, खनिज लवण मिनरल्स, पीएच सूर्य का प्रकाश, श्वसन गैसें, रेस्पिरेटरी गैसेस, और टेम्परेचर, तापमान। ये सारे फैक्टर वहां पे अजैविक घटक हो गए। ठीक है, अब वहां पे जैविक घटक कौन कौन से होंगे, लिविंग। वहां पे पानी है। अब तुमसे पूछा कि तालाब का या नदी के पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो चलो तुमने जैसे तैसे कुछ तो भी लिख दिया, और वहां पे जैसे जैविक घटक लिखने गए तुम, और उसमें सबसे पहला लिखा तुमने उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाएंगे, और वहां पे तुमने उत्पादक में लिख दिया नीम, आम। अब आप इमेजिन करो, मन नदी में आम का पेड़ उगेगा क्या? आपका आपने लिखा सही है आम का प्लांट प्रोड्यूसर, बट वो स्थल पे, पानी में नहीं। ठीक है ना। अब अगर आप घास के मैदान में कर रहे हो और वहां तुमने लिख दी सेवाल, एलगी, तो वहां क्या करेगी एलगी घास के मैदान में, वहां तो घास होगी। ये कंपैरिजन अपने को याद होना चाहिए। तभी हम लोग ये यहाँ पे, इसलिए ये सब चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि ये चीजें आगे उठ के इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड। वो क्वेश्चन बच्चों को, मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। उन्होंने कि ये तो पर्यावरण का प्रश्न है और हम तो कर लेंगे, और ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको आगे जाके बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बोले चैप्टर कनेक्शन में इनको एक ही यूनिट में क्यों रखा, मूर्ख थोड़ी थे सिलेबस बनाने वाले। उन्होंने कुछ सोच समझ के उन चैप्टर को, क्लोजली रिलेटेड चैप्टर को एक यूनिट में रखते हैं, उनके कहीं ना कहीं लिंक रहती। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लो, और क्योंकि नीट के एग्जाम में भी इसमें से दो एक क्वेश्चन है इसका वेटेज, एक दो क्वेश्चन का। तो हम लोग पानी में है अभी, नदी में, जटाशंकर की नदी में। ठीक है ना। तो वहां पे अपने ये बायोटिक हो गए हैं। अब हम बायोटिक की बात कर रहे हैं, तो वो बायोटिक में उत्पादक में होगी आपकी ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल है। वो ग्रीन एल्गी क्या क्या हो सकती है वहां पे स्पाइरोगायरा हो सकता है, क्लोरेला हो सकती है, क्लेमाइडोमोनाज हो सकता है,
वॉलवॉक्स हो सकती है, कारा हो सकती है, उडोगोनियम हो सकती है, क्योंकि ये सब ग्रीन एल्गी है। वो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके कौन से फैक्टर हो गए आपके, ये हो गया आपका जैविक घटक में, मतलब बायोटिक कंपोनेंट में उत्पादक हो गया, दैट इज प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। फिर आएगा वहां पे उपभोक्ता, दैट इज कंज्यूमर। और उपभोक्ताओं को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और अगर उस इकोसिस्टम की अगर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बड़ी है, तो वहां पे टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है, सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो सकता है, या चतुर्थक उपभोक्ता भी हो सकता है, और उसके बाद टॉप कंज्यूमर हो सकता है। तो जहाँ पे उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे छोटे छोटे एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो हमें पानी में दिखते नहीं है पर पानी में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पेरामीशियम, युग्लिना, डेफनिया, ठीक है ना, और बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो रहते हैं, रोटीफर्स होते हैं, ब्रायोजोवंस होते हैं, ये सारे जू प्लैंक्टन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। दे विल कंज्यूम द प्रोड्यूसर्स, मतलब वो उत्पादकों को यूज करेंगे या उनके उत्पादों को यूज करेंगे। फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएगी स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियां। अब जैसे अपने इधर की जो रिवर्स हैं, शाजापुर जिले की 4-5 बड़ी नदियां, नेवज है, काली सिंध है, पार्वती है ना, इन नदियों में कतला कतला, लेबियो रोहिता, वेलेगो अट्टू, है ना, सिरिनस मृगाला, है ना, इस टाइप की फिशेस पाई जाती है। ये जो मछलियां होती हैं, इन मछलियों, ये अपने इधर की मेजर कार्प फिशेस है। मतलब अगर आप नेवज नदी के पानी में अगर आप जाओगे और वहां पे अगर फिशेस को देखोगे, तो आपको या तो कतला कतला, लेबियो रोहिता, सिरिनस मृगाला और वेलेगो अट्टू, ये फिशेस आपको मिलेगी वहां पे। तो ये कहलाएंगी, इनकी जो छोटी, इनके जो यंग वंस रहते हैं, इनकी जब यंग वंस जब निकलते हैं उनके एग्स में हैचिंग के द्वारा, तो फिंगरलिंग्स कहलाते, छोटी छोटी फिशेस। वो फिंगरलिंग्स जब है छोटी और मछलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्मॉल फिशेस कहलाती है। और इनकी स्मॉल फिशेस की जब ग्रोथ हो जाती है, तो वो कहलाती है लार्ज फिश, बड़ी मछली। ऐसा थोड़ी बड़ी मछली अचानक पैदा होती, छोटी मछली बड़ी होती, जैसे तुम हो, तुम भी एक बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, तभी तो बड़े हुए कि तुम डायरेक्ट इतने बड़े टपके। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या हो गया, अपना सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या जाएगा, आपकी स्मॉल फिशेस। फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर, ये आपकी कहलाएगी लार्ज फिशेस, बड़ी मछलियां। फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर में मनुष्य भी हो सकता है, क्योंकि हम उस तालाब में या नदी में जाल डाल के मछलियों को पकड़ के खा जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके उपभोक्ता हो गए, कंज्यूमर्स। और जब मैंने कहा ना, कोई भी धरती के ऊपर स्थायी नहीं, ऐसा कहते हैं, नेचर का ऐसा मानना है कि द ऑर्गेनिज्म हु गेट द बर्थ विल डाई। ठीक है ना, मतलब जो भी जीवधारी धरती के ऊपर आया है वो मरेगा, मरना सबका तय। ठीक है ना, तो जब इन सबकी डेथ हो जाएगी, मतलब प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, और जो भी अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स हैं, जब ये मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, तो इनकी जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे डिकम्पोजर्स, दैट इज हिंदी में कहलाते हैं अपघटनकर्ता। इसमें आ जाएंगे आपके मृतोपजीवी कवक और मृतोपजीवी जीवाणु, सैप्रोफिटिक फंजाई और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये जो मृतोपजीवी कवक में आ जाती है आपके राइजोपस, म्यूकर, है ना, मोल्ड्स, ये सब सैप्रोफिटिक फंजाई।
और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं आपके सूडोमोनाज, नाइट्रोसोमोनाज, है ना। ये बैक्टीरिया जो रहते हैं ये सारे डिकम्पोजर या अपघटन करता बैक्टीरिया होते हैं। दे एक्ट ऑन रिएक्टेंट डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर अभिक्रिया करते हैं और उन पदार्थों का प्रकृति में पुनर्चक्रण करते हैं, मतलब दे रिसाइकल द मटेरियल इनटू द नेचर, सो दे आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेचर। तो ये आपके फैक्टर हो गए कौन कौन से, अजैविक और जैविक। इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, और जब इनके बीच में इंटरेक्शन होती है तो एक यूनिट बनती है, उस यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। तो बड़े रूप में कितने बता दिए, दो फैक्टर, अजैविक और जैविक, एबायोटिक और बायोटिक। अब मैंने अभी आपको कहा था कि अपने को तुलनात्मक रूप से पता होना चाहिए। सपोज करो आप एक घास के मैदान में या वन में हो, वन सपोज करो आप फॉरेस्ट में हो, तो फॉरेस्ट में आपका एबायोटिक फैक्टर पानी तो होगा, मिट्टी में रहता पानी, पर पानी में डिटरमाइंड फैक्टर नहीं होगा, वहां सॉइल जो मृदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, क्योंकि वो पैटर्न डिसाइड करेगी कि वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो होगी। तो वहां पे अजैविक कारक में क्या क्या हो जाएंगे आपके, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वायुमंडलीय गैसें, है ना। उसके अलावा मृदा, मृदा का पीएच, उसमें घुले हुए खनिज लवण, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, मॉइस्चर, ये सारे अजैविक घटक होंगे। जैविक घटक में के वैसे मैंने कहा ना, सबके इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वेरिएबल है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाओगे तो घटक परिवर्तनशील होते हैं, पर मोर और लेस लगभग अधिकांश एबायोटिक फैक्टर सेम होते हैं। केवल एक डिटरमाइंड फैक्टर अलग होता है जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। अब जहाँ पे बायोटिक फैक्टर में वही हो जाएंगे प्रोड्यूसर। अब जहाँ प्रोड्यूसर कौन होंगे, यहाँ पे होंगे ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे। उन प्लांट को कौन खाएंगे, उपभोक्ता, अलग अलग कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे आपके हर्बीवोरस एनिमल्स, शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, भेड़, ऊंट, गाय, है ना, नीलगाय, जिराफ, ये सारे ये कहलाएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, हर्बीवोरस बोलते हैं। फिर आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आ जाएंगे आपके मांसाहारी जंतु जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे फॉक्स, लॉयन, टाइगर, है ना, इसके अलावा चीता। फिर उसके बाद आएंगे आपके टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, जो सर्वाहारी होंगे, है ना, ओमनिवोरस, जो मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। और जब इन सब की मृत्यु हो जाएगी तो इनके ऊपर कौन अभिक्रिया करेगा, अपघटन करता, डेट इज डिकम्पोजर, उसमें आ जाएंगे आपके मृतोपजीवी बैक्टीरिया और मृतोपजीवी कवक। तो ये आपके इकोसिस्टम फॉरेस्ट के आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। इन इकोसिस्टम्स के अंदर दो पैटर्न चलते हैं, जो मैंने अभी आपको ये बताया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये जहां पर फूड मटेरियल अवेलेबल रहता है और एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब जहां भोज्य पदार्थ उपलब्ध होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है, इनको पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। और जितनी बड़ी फूड चेन होंगी उतने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। और ट्रॉफिक लेवल को हम शॉर्टकट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर T1 कहलाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर T2 कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर T3 कहलाएगा, टर्सरी कंज्यूमर T4 कहलाएगा, और टॉप कंज्यूमर T5 कहलाएगा, और डिकम्पोजर T6 कहलाएगा। तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर अनेक बार पूछा गया है कि पोषी स्तर क्या होता है। इतना सरल प्रश्न पूछते हैं, उसको बच्चे समझ ही नहीं पाते तो वो लिख ही नहीं पाते कि उन्होंने ये ना जाने क्या पूछ लिया। तो पोषी स्तर मतलब ट्रॉफिक लेवल, जहां पर फूड रहता है और उस फूड के बाद उससे एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। फिर इन
जो अलग अलग पोषी स्तर होते हैं, इनमें दो चीजें हो गई, एक तो भोज्य हो गया और एक भक्षक हो गया। मतलब एक तो फूड हो गया और एक उस फूड को कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म हो गया। जब ये मिलकर किसी इकोसिस्टम में एक चेन बनाते हैं तो उस चेन को हम लोग खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि नेचर में फूड चेन अलोन आइसोलेटेड सीक्वेंसेस के रूप में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अल्टरनेट पाथवे में एनर्जी फ्लो होता है। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है। तो बहुत सारी फूड चेन का जो नेटवर्क रहता है, जब वो आपस में मिल जाता है तो उसको, उस नेटवर्क को हम लोग फूड वेब कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जामिनेशन के अंदर कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ये क्वेश्चन आता है। पर उसके पहले आपको खाद्य श्रृंखला समझनी पड़ेगी, जब आपको खाद्य जाल समझ में आएगा। खाद्य श्रृंखला जो रहती है फूड चेन, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें दो चीजें होती है, एक तो भोज्य होगा और एक भक्षक होगा। मतलब एक तो फूड होगा और उसको फूड को कंज्यूम करने वाला उसका प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म होगा, प्रे एंड प्रीडेटर। इनके मिलने से खाद्य श्रृंखला बनती है। नेचर में दो टाइप की फूड चेन पाई जाती है, एक तो होती है आपकी डेट्रीटस फूड चेन और एक होती ग्रेजिंग फूड चेन। हिंदी में बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला और एक होती चारण खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला जो अपरदहारियों से, मतलब डेट्रीवोरस से स्टार्ट होकर प्रोड्यूसर तक जाती है, मतलब अपरदहारियों से लगाकर उत्पादक तक जाएगी, प्रोड्यूसर तक जाएगी, वो कहलाएगी आपकी डेट्रीटस फूड चेन। और जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और डिकम्पोजर पे एंड होगी, मतलब उत्पादक से स्टार्ट होगी और अपघटनकर्ता पर एंड होगी। इस खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला या अंग्रेजी में ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन इज ऑफ टू टाइप, एक तो हो गई आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला और एक हो गई आपकी चारण खाद्य श्रृंखला, अंग्रेजी में डेट्रीटस फूड चेन, और एक हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। और फूड चेन जो रहती है उसमें एक सीक्वेंस रहता है, लीनियर सीक्वेंस है, मतलब एक ही क्रम है। जबकि खाद्य जाल क्या है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती है तो उस बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में, एक लीनियर ऑर्डर में, लीनियर सक्सेशन में, लीनियर सीक्वेंस में एनर्जी का फ्लो होता है। जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा के बहुत सारे अल्टरनेट पाथवे होते हैं, मतलब वैकल्पिक पथ होते हैं। खाद्य श्रृंखला नेचर में नहीं पाई जाती, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जबकि खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र के अंदर या नेचुरल में पाई जाती है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपके दो तीन डिफरेंस हो जाते हैं। एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाएगा, एक साइड में आप खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन लिख दो, एक साइड में आप खाद्य जाल की लिख दो। एक ये लिख दो इसमें कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसमें एनर्जी का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ऐसे आपके डिफरेंस हो जाएंगे काय में, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है, अब जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल रहती है तो उसमें मैंने अभी आपको कहा बायोटिक कंपोनेंट तीन प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो रहते हैं, इनमें से जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर तक जो एनर्जी पहले पोषी स्तर से लास्ट पोषी स्तर तक, या पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर जब जाती है तो ये एनर्जी का फ्लो होता है। इस एनर्जी के फ्लो को समझाने के लिंडमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनर्जी फ्लो का 10% लॉ दिया, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया, और उन्होंने बताया कि जब पारिस्थितिक तंत्र में, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उस पहले से दूसरे पे केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% जो एनर्जी होती है वो उस इकोसिस्टम में उसका हासिल हो जाता है। मतलब या तो उस लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में
उसका उपयोग कर लिया जाता है या सराउंडिंग में वो चली जाती, डिसिपिएटेड हो जाती है। फिर जितनी अगले पे आई सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे कितनी जाएगी, उसका 10% जाएगी। इस लॉ को हम लोग एनर्जी फ्लो का 10% लॉ कहते हैं। फिर इन्हीं इकोलॉजिकल जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दी गई, एनर्जी फ्लो दे दिया गया, उसके बाद चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट आए। उन चार्ल्स एल्टन ने इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जिसको हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, जो कि बोर्ड की एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% परीक्षा के अंदर आता है, मतलब सॉलिड क्वेश्चन, नो डाउट। और नीट की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनके क्या प्रकार हैं, और किस टाइप से इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं, और इनमें किस टाइप से इनको कौन किस मतलब इनके बेसिस क्या है, इनको क्लासिफाइड करने के, कैसा उल्टा पिरामिड बनेगा, कैसा सीधा पिरामिड बनेगा, है ना। इसको समझाने के चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग इसी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कभी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कल अवश्य जुड़े, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।